इस इमारत के सामने ड्राइवे में 2 अदद कारें भी खड़ी थी। रहीम शाह खाता पीता शख्स लग रहा था। मैंने इमारत के बड़े से चौबी दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई। कुछ देर इंतजार करके मैंने दोबारा बेल बजाई। दरअसल मैं बेचैन हो रहा था, वरना इतने बड़े मकान में किसी को दरवाजे तक आने में कुछ वक्त तो लगता। दूसरी बार बेल बजाकर मैंने ज्यादा देर इंतजार किया। इस बार भी कोई नहीं आया तो मैंने लगातार कई सेकंड तक बेल बजाई। मुझे दरवाजे पर खड़े हुए 10 मिनट होने को आए थे। मकान कितना ही बड़ा सही, दरवाजे तक आने के लिए ये वक्त काफी से ज्यादा था। इस बार मैंने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा तो वो खुलता चला गया। दरवाजा खुला था और घर में कोई नहीं था। यकलख्त मेरे अंदर कोई खतरा खतरा चिल्लाने लगा। क्या अंदर मेरे लिए कोई जाल था? मेरे यहाँ आने का सिर्फ कैनी मैन अंदाजा कर सकता था और इसे तवक्का नहीं थी कि इसकी फिर जासूसी हो रही थी और मेरे दुश्मन मुझसे पहले आ चुके थे। दोनों सूरतों में मेरे वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने पिस्तौल निकाला और एकदम अंदर दाखिल हो गया। यह वसी और इस ड्राइंग रूम का सामने का हिस्सा था जो 2 तरफ से आराइशी सतूनों से घिरा था। जहां तक नजर जाती थी कोई नहीं था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे मुझे खतरे का एहसास होता। लेकिन मेरी छठी हिस्स मुसलसल शोर मचा रही थी। सतूनों से सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थी। मैं उतर कर दाएं तरफ वाले हिस्से की तरफ आया। अचानक मेरी तवज्जो उस वस्त में रखी ग्लास टॉप टेबल पर पड़ी। एक दहशतनाक मंजर था। मेज पर 5 इंसानी सर सजा कर रखे गए थे और उनसे निकलने वाला खून मेज पर जमा होकर नीचे जा रहा था। 2 औरतों के सर थे और 3 मर्दों के, इनमें एक की दाढ़ी सफेद थी। अचानक मुझे अपने अकब से आहट सी महसूस हुई और इससे पहले कि मैं मुड़ता कोई सख्त चीज मेरे सर से टकराई थी। इसके साथ ही मैंने फायर की आवाज सुनी थी। मैं मुंह के बल गिरता चला गया। एक लम्हे को ऐसा लगा कि कोई बुलेट मेरे सर में उतर गया है। मैं न चाहते हुए भी फर्श पर गिरता चला गया। मेरा जहन चकरा रहा था और मैं तारीकी से लड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोली नहीं बल्कि कोई और चीज लगी थी। गोली लगती तो मैं अब तक मर चुका होता। कालीन पर मेरा चेहरा उस मेज की तरफ था जिस पर 5 इंसानों के सर सजे थे। इनमें एक सफेद दाढ़ी वाला शख्स था जिसके नकूश पाक व हिंद के लोगों जैसे थे। क्या वो रहीम शाह था और इसे मुझसे ताल्लुक की सजा खानदान समेत मिली थी? तारीकी गहरी होती जा रही थी और ये यकलख्त मुझ पर छा गई थी। होश में आते हुए मुझे लग रहा था जैसे पास ही कोई बहरी परिंदा चीख रहा है। एक सैलर के कान इस परिंदे की आवाज से नाचना हो ही नहीं सकते थे। मुझे ऐसा लगा कि खलीज पर मेरे कैबिन के पोर्ट होल के पास सीगल मंडला रहा है। मैंने उसे हुनकारा कि मुझे सोने थे, मगर वो चीखता रहा और पोर्ट होल के शीशे से टकराता रहा। मैंने आंख खोली। मैं एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर पड़ा था। इसके एक तरफ मुख्तसर सी खिड़की थी और सेगल इसी से ही टकरा रहा था। मैं समंदर के पास था। मैं उठा तो सर में दर्द का एहसास जागा। मैंने अकबी हिस्से में उभरने वाले गोमड़ को हाथ लगाया। सर फटा नहीं था, चिकनाहट से लग रहा था कि गोमड़ पर कोई दवाई लगाई गई है। इस वजह से दर्द कम था, वरना ऐसी सूरत हाल में अक्सर होश में आने के बाद मुझे बदतरीन हालत का सामना करना पड़ता था। मैंने उठकर खिड़की से झांका। यह जगह बुलंदी पर थी और खजा रसीदा झाड़ियों वाले ढलान के बाद सर्दी से सुरमई हो जाने वाला समंदर नजर आ रहा था। खिड़की पर शीशा था। इसके बावजूद सेगल इतनी जोरों शोर से चिल्ला रहा था कि इसकी आवाज अंदर तक आ रही थी। अचानक एक फायर की आवाज आई और सेगल गायब हो गया। इसका खून शीशे पर आया था। मैं हड़बड़ा कर पीछे हटा था। होश में आते ही एक और खून देखना पड़ेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे जहन में वो खौफनाक मंजर ताजा हो गया था। मैं लर्ज कर रह गया। मेरे दुश्मनों ने इन बेगुनाह लोगों के साथ क्या सलूक किया था। रफ्ता रफ्ता गम और गुस्सा मेरे वजूद पर कब्जा जमाने लगा। यकीनन बोगाड़ या यहूदियों के आदमी कैनीमैन का नंबर टेप कर रहे थे और जब उसने मुझे रहीम शाह का नंबर बताया तो इन्होंने फौरी कार्रवाई की और मुझसे पहले रहीम शाह के घर जा पहुंचे। इसे इसके अहले खाना समेत सफाकी से कत्ल कर दिया गया। मुझसे जरा से ताल्लुक के शूबे में इतनी सफाकाना कार्रवाई बोगाड़ या यहूदी कर सकते थे। बोगाड़ की तरफ से मुझे इत्मीनान था कि रिटायरमेंट के बाद इसमें इतना दमखम बाकी नहीं रहा है। अलबत्ता यहूदी जोनी वाल्टर और उसके पोते के मारे जाने से पहले ही मेरे पीछे थे। इसके बाद वो मजीद सरगर्मी से मेरा पीछा करने लगे। कैनीमैन से मेरा ताल्लुक वाज़ेह था, लिहाजा वो इसकी निगरानी करते रहे और बिलाखिर मेरा सुराग पा लिया। गोया मैं इस वक्त यहूदियों की कैद में था। मैंने कमरे का जायजा लिया। इसमें सादा सा बिस्तर था और बस एक तरफ दराज था और दूसरी तरफ खिड़की। कमरा 10 बाई 10 फुट का था। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। मेरा पुख्ता ख्याल था कि दरवाजा बंद होगा, लेकिन मैं उसे खुला पाकर दंग रह गया था। दरवाजा खुला था, यानी मैं यहूदियों की कैद में नहीं था। अव्वल तो मुझे जिंदा न छोड़ते और किसी वजह से जिंदा रखते, तब भी 7 पैरों में रखते। मैंने बाहर झांका। ये खुली जगह थी। सामने टेरेस था जहां धूप बिखरी थी। फिजा में काबिल बर्दाश्त खून की थी। इससे मुझे ख्याल आया कि मैं जनूबी खित्ते से दूर था।
گویا اپنی بے ہوشی کے دوران میں نے خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ کیا میں اب جنوبی افریقہ میں نہیں رہا تھا؟ میں باہر آیا۔ یہ کمرہ اور ٹیرس کسی مکان کے بلند ترین حصے پر تھا۔ ٹیرس سے ایک طرف سنگی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ میرے جسم پر صاف ستھرا گرم لباس تھا، اس لیے مجھے یہ خنکی بھی بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے اترنے سے پہلے نیچے جھانکا۔ ٹیرس کے 3 طرف کی چھتیں نکلی تھیں اور چوتھی طرف کمرہ تھا۔ 3 طرف کے منظر سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں کسی جزیرے پر تھا۔ 3 طرف سے یہ کوئی نصف مربع میل کا جزیرہ لگ رہا تھا، سرسبز اور شاداب۔ میں سنگی سیڑھیوں سے اترا تو اس طرف کھپریل تلے مغرب کے رخ پر ایک اور ٹیرس تھا اور وہاں جان گرے موجود تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھلا پایا تھا تبھی مجھے لگ رہا تھا ان قریب میرا سامنا جان گرے سے ہونے والا ہے، اس لیے اسے دیکھ کر زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ اگر میں جان گرے کے پاس تھا تو رحیم شاہ اور اس کے خاندان کے ساتھ اس وحشیانہ صفاقی کا مظاہرہ کس نے کیا تھا؟ کیا جان گرے نے؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ خاصے عرصے بعد وہ اپنے مخصوص عیاشانہ انداز میں نظر آیا تھا، یعنی اس کے سامنے تپائی پر شراب و جام تھے اور نزدیکی کاؤچ پر ایک حسین عورت اوندے منہ لیٹی تھی۔ اس کے جسم پر ایک معمولی سی نیکر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ سن بات لے رہی تھی۔ جان گرے میرے تاثرات سے بھانپ گیا تھا۔ چاہے تم یقین نہ کرو، وہ میرا یا میرے ساتھیوں کا کام نہیں تھا۔ ہمیں پہنچنے میں ذرا تاخیر ہوئی، ورنہ ہم تمہارے ساتھ انہیں بھی بچا لیتے۔ کیا تم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ اس صفاقی میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتا نہیں رہا، حقیقت یہی ہے، اس نے سر ہلایا۔ رحیم شاہ کے گھر قتل و غارت گری مقامی جیو کونسل کے ایجنٹ نے مچائی تھی۔ وہی اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں۔ جس وقت تمہیں بے ہوش کیا گیا تھا اسی وقت ہم وہاں پہنچے تھے۔ تمہارے سر پر رائفل کا دستہ مارنے والے کو میں نے خود شوٹ کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ بے ہوش ہوتے وقت میں نے فائر کی آواز بھی سنی تھی اور اس کے بعد مجھے یہاں لے آئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جنوبی افریقہ کی سمندری حدود میں شمال کی جانب ایک جزیرہ ہے، جان گرے نے جواب دیا۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں۔ جب تم چپکے سے نکل بھاگے تھے مجھے معلوم تھا تم رحیم شاہ کی تلاش میں جاؤ گے۔ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ یعنی تم میری اصل کہانی سے واقف ہو؟ پہلے نہیں تھا، تم سے دوبارہ ملنے کے بعد جب میں نے چھان بین کرائی تب یہ بات سامنے آئی۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے رحیم شاہ کے مرنے کا افسوس ہے۔ یہودی ہمیشہ سے درندے رہے ہیں، اس جنگ سے ان معصوم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے اور یہودیوں کے بارے میں تمہارے خیالات سے متفق ہوں۔ براہ کرم مجھے خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان درندوں کی پشت پناہی تم لوگ ہی کرتے ہو۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ چانگرے نے جام سے ایک گھونٹ لیا۔ اس کی کھلی ران پر گولی لگنے والی جگہ ایک معمولی سی پٹی چپکی تھی، یعنی اس کا زخم تقریباً مندمل ہو گیا تھا۔ کچھ پیو گے؟ پیچھے کمرے میں فریج میں سافٹ ڈرنک اور جوس ہے۔ میں اٹھ کر کمرے کے فریج سے ایک اورنج جوس کا ڈبہ لے آیا۔ اس جگہ بجلی تھی اور اس ٹیرس سے بھی مجھے یہ جزیرہ لگا جو شاید اس ایک عمارت کو چھوڑ کر غیر آباد تھا۔ میرے دل نے جان گرے کی وضاحت قبول کر لی تھی، پھر بھی میں نے اس سے بحث کی۔ کہاں تم لاچاری کے عالم میں اسٹین کے گھر پر پڑے تھے اور کہاں اتنی قوت سے رحیم شاہ کے گھر جا پہنچے کہ وہاں حملہ کرنے والے یہودی قاتلوں سے مجھے بچا لائے؟ میں جنوبی افریقہ میں بے یارو مددگار نہیں ہوں۔ یہ جزیرہ میرے اس دوست کا ہے جس کی مدد سے میں نے تمہیں بچایا تھا۔ ایسا دوست اچانک کہاں سے پیدا ہوا؟ پیدا تو خاصے عرصے پہلے ہو گیا تھا، مگر اسے میرے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اسٹین کے گھر سے کال کی تو وہ 12 گھنٹے کے اندر مجھے وہاں سے نکال لایا۔ گویا تم آرگنائزیشن سے ابھی تک دور ہو۔ ہاں، میرے واقف کار اور ہمدرد ایگزیکٹو کونسل کو میرے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے جلد مجھے سابقہ مقام مل جائے گا، ورنہ ایک عدد خوبصورت تابوت۔ چانگرے مسکرایا۔ ہم جیسے لوگ مرنے کے بعد کے معاملات پر غور نہیں کرتے۔ تمہارا دوست کون ہے؟ ظاہر ہے دولت مند آدمی ہے، ورنہ اس قسم کے جزیروں میں آبادی سے دور رہنا آسان نہیں ہے۔ بے پناہ دولت مند ہے۔ اس کا باپ اس کے لیے سونے کی کانیں چھوڑ کر مرا تھا۔ یہ جزیرہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ اس جزیرے پر اس نے اپنا شکار کا شوق پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے جانور اور پرندے پال رکھے ہیں۔ سمندر میں خونخوار شارک مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ ڈیوک کو دنیا میں 2 ہی شوق ہیں، دولت کمانا اور شکار کرنا۔ مجھے مارا جانے والا سیگل یاد آ گیا۔ شاید تمہارے دوست نے سیگل کو اپنی رائفل کا نشانہ بنایا تھا جو میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر شور مچا رہا تھا۔ اس کا نشانہ بھی غضب کا ہے۔ اس وقت وہ اپنی اس حویلی سے فرلانگ بھر دور ہے، وہیں سے اس نے سیگل کو نشانہ بنایا ہوگا۔ فرلانگ دور سے اٹھتے سیگل کو ناممکن، وہ ایسے ہی ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا شخص ہے۔ رات کھانے پر تم مجھ سے ملو گے۔ میں نے ایک نظر اور یہاں لڑکی کو دیکھا، اس کے بال اخروٹی رنگ کے تھے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ جزیرہ جنوبی افریقہ کی سمندری حدود میں ہے، لیکن یہاں معمولی سی سردی ہے۔ یہ درست ہے۔ دراصل اس جزیرے کے ارد گرد سے گرم پانی کی خلیجی رو گزرتی ہے، اس کی وجہ سے اس جزیرے پر معتدل سی سردی پڑتی ہے۔
परनाई से सिर्फ 100 मील दूर साहिल पर इस वक्त दर्जा हरारत 0 के आसपास है, जबकि यहाँ 20 दर्जे सेंटीग्रेड से ज्यादा ही है। इससे मिलो जीना। चांदगरे ने आवाज दी तो मैं दंग रह गया। जीना के बाल सुनहरी माइल थे। इसने सर उठाया तो उसकी आंखों में खुमार झलक रहा था। हेलो हैंडसम, तुम कहाँ गायब हो गए थे? आदमी अपनी किस्मत से बचकर कहाँ जा सकता है? मैंने सरदाह भरी। बाय द वे, चंद दिन पहले तुम्हें नमूनिया हो गया था, इसलिए एहतियात करो। यहाँ तो बहुत शानदार मौसम है। उसने जानबूझकर करवट ली और काउच पर चित लेट गई। मैं बेख्तियार उससे नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। कपड़े पहनूं ना पहनूं फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है मिस जीना, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। अस्टेन जैसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, क्या मेरा मुहाफिज जान ग्रे है? उसके अंदाज में फख्र नुमाया था। अच्छी बात है। मैंने जान ग्रे की तरफ देखा। मैं कितनी देर बेहोश रहा? 12 घंटे से ज्यादा। आज सुबह तुम यहाँ लाए गए थे। डॉक्टर ने तकलीफ के पेश नजर तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया था। इस वजह से तुम सोते रहे। तवानाई बहाल रखने के लिए ड्रिप के जरिए ग्लूकोज और ताकत की दवाएं भी दी गई थी। तभी मैं खुद को मामूल के मुताबिक महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर आने वाला होगा। उसने घड़ी देखी। तुम्हारा मुआयना भी करेगा। चंद मिनट बाद एक दुबला पतला और तवील कामत से आफाम आया। उसने मखसूस मेडिकल बक्स से उठा रखा था। हेलो मास्टर, उसने मोदबाना अंदाज में कहा। गुड आफ्टरनून। चांदगरे ने मुंह बनाया। अपना काम करो। उसने अपनी दाईं रान से आफाम के सामने फैला दी। डॉक्टर ने उसके जख्म से पट्टी उतारी। नीचे जख्म के गिर्द मखसूस खिंड नमूदार हो रहा था। उसने खुश्क पाउडर छिड़क कर जख्म पर दोबारा पट्टी चिपका दी। बस मास्टर, 2 दफा और पट्टी करानी होगी। इसके बाद आपका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे चेक करो और दफा हो जाओ। चांदगरे घुराया। वो अपने पहले वाले मूड में आ गया था। इसकी जरूरत नहीं है, अलबत्ता खाने के लिए कुछ मंगवा सकते हो तो मंगवा लो। मैंने इनकार किया। चांदगरे ने तपाई पर रखा छोटा सा वाकी टाकी उठाया। क्या खाओगे? कुछ भी मिल जाए। अगर तली हुई मछली और टमाटो सास के साथ आलू के कतले मिल जाएं तो क्या बात होगी। उसने वाकी टाकी पर किसी को ऑर्डर दिया। दोनों चीजें 20 मिनट में पहुंच जाएंगी और इसके बाद कॉफी। जीना अभी तक उसी नुमाया अंदाज में लेटी थी। इसने जानगरे से शिकवा किया। क्या बात है, तुम्हारा दोस्त मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? क्या मैं इसे खूबसूरत नहीं लगती? जानगरे ने उसे नागवारी से देखा। बेहतर है यहां से चली जाओ, मुझे यूसुफ से कुछ बात करनी है। वैसे भी ये पक्का मुसलमान है। इसे जैसे शराब से दिलचस्पी नहीं है, इसी तरह शबाब से भी नहीं है। जीना ने इससे ज्यादा बुरा मुंह बनाया और पास बड़ा गाउन पहनकर अंदर जाने लगी। जहन्नुम में जा, उसने कहा था। तुमने इसे शादी तो नहीं कर ली है? मैंने जानगरे से पूछा। इसने बेसाख्ता कहका लगाया। तुम्हें यह शुबा कैसे हुआ? इसके अंदाज से वो बिल्कुल बीवी के अंदाज में बोल रही थी। याद रखना, ऐसी हमाकत अगर मैंने की भी तो मेरी जिंदगी की आखिरी हमाकत होगी। तब ये तुम्हारी कायम मकाम महबूबा है, जब तक कि असली महबूबा नहीं मिल जाती। उसने फिर कहका लगाया। ये तुमने खूब कही। इस उम्मीद पर मैं कपड़ों की तरह औरतें बदलता हूँ। चीना ने अंदर से कहा। अगर तुम मेरे मामले में भी ऐसा करने का सोचने लगे ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी की आखिरी औरत भी हो सकती हूँ। उसके लहजे में धमकी थी। ये ऐसा कर सकती है? मैंने जानगरे को उकसाया। जानगरे को भी हिरनी की बजाय शेरनी पसंद है, वो बोला। बहरहाल इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इजाजत मिल गई तो तुम्हारा मामला सुलझाने में मुझे 1-2 महीने लगेंगे। इस दौरान में तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर तुम मुझे इस मामले में मजबूर कर सको तो कर दो, वरना मौका मिलते ही मैं फिर फरार होने की कोशिश करूंगा। मैं अब अपनी हिफाजत के लिए तुम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर भी नहीं कर रहा। बस मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। हाँ, तुम महसूस करो कि मैं तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम रहा हूं तो तुम कोई भी कदम उठाने के लिए आजाद होगे। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है जानगरे, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। और अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुम गलती पर हो। देखो यूसुफ, इसने नया जाम बनाया। तुम्हारी आफियत इसी में है कि मेरे साथ रहो। तुम बैनुल अक़वामी सियासत की जिन पेचीदगियों में फंस चुके हो, इनसे तुम्हें सिर्फ मैं निकाल सकता हूं। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस किस्म के फराउनी दावे किए, लेकिन मैं तुम पर नहीं, खुदा पर भरोसा करता हूं। मैंने संजीदगी से कहा। ओके, मैं तुमसे डील करता हूं। देखो, अब इन सारे मामला से मेरा दिल भी उकता चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो सलूक मेरे साथ किया है, मैं इससे जान छुड़ाकर अपनी बाकी जिंदगी वैसे भी किसी खूबसूरत से जजीरे पर गुजारना चाहता हूं। तुमने खुद कहा था ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ मरकर निजात मिलती है। यह असूल आम लोगों के लिए है। मैंने बेसाख्ता कहका लगाया। अच्छा, तुम में क्या खास बात है? क्या तुम पैदा नहीं हुए? मरोगे नहीं या तुम्हारी एक अदद तुम है? मजाक मत करो, मैं आम कीड़े मकोड़ों से बहुत बुलंद हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी संजीदगी से बात कर रहा हूं। ओके, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करूंगा, मुझसे अलग होकर तुम सिर्फ अपने लिए मुश्किल खड़ी करोगे। एक बावर्दी शख्स ट्रे में तली हुई मछली, आलू के कतले और 3-4 तरह के सास ले आया। मछली लजीज थी और आलू के कतलों ने भी मजा दिया था। इस माहौल में इस किस्म का लंच करना वाकई तायुश था। जब तक मैं खाता रहा, वो शख्स वहां मौजूद रहा।
वो मेरे लाइम जूस पिलाया था। लंच खत्म करते ही कॉफी आ गई थी। अपने लंच और कॉफी ने मेरा मूड खुशगवार कर दिया था। चांदगरे अपना शुक्ल जारी रखे हुए था। उसने कहा, इस किस्म की लग्जरी जिंदगी पैसा मांगती है। मैंने पैसे की कभी जरूरत से ज्यादा परवाह नहीं की। यूसुफ, मेरे काम आकर तुम बेअंदाजा दौलत कमा सकते हो। बेअंदाजा दौलत कमाने के लिए मेरे पास बहुत जराए थे, मैंने तल्खी से कहा। मैंने जिस बहरी जहाज पर $700 माहाना पर नौकरी की थी, मैं इस जैसे 10 जहाज खरीद सकता था अगर मैं अपने ईमान का सौदा कर लेता। चांदगरे, इस वक्त भी मेरे नाम पर जो कारोबार है, इसकी सालाना आमदनी करोड़ों डॉलर्स है। मुझे मालूम है, अगर तुम चाहो तो मैं जमशेद अली के बेटों से न सिर्फ ये कारोबार बल्कि काजल भी तुम्हें दिलवा सकता हूं। मैं चौंका। तुम काजल के बारे में क्या जानते हो? सब, उसने चुस्की ली। ये भी कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी की जान भी ले सकते हो और अपनी जान दे भी सकते हो। मेरा दिल लरजने लगा था। मैं जो बात जानगरे से छुपाने की कोशिश कर रहा था वो बिल आखिर उसने जान ली थी। जानगरे ने मेरी तरफ देखा। फिक्र मत करो, ये बात मुझ तक महदूद है। ऑर्गेनाइजेशन वाले तुम्हारे बारे में छानबीन करते वक्त इतनी गहराई में नहीं गए थे। अब तुम मुझे काजल के हवाले से ब्लैकमेल करोगे? मैंने जहरीले लहजे में कहा। मैं ऐसी हमाकत नहीं करूंगा, उसने जाम खाली करके टेबल पर पटक दिया। यूसुफ, जब मैं तुम्हारी तरफ से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाऊंगा तब सोचूंगा कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। उसकी धमकी वाज़ेह थी। मेरा सारा खुशगवार मूड गारत होकर रह गया था। चांदगरे ने वाकी टाकी पर किसी को कॉल किया। मेहमान यूसुफ अली खान को इसका कमरा दिखा दो और इसे किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। चांदगरे जिस तरह टेविक के मुलाजमों पर हुक्म चला रहा था, इससे इस घर में उसकी हैसियत का अंदाजा होता था। चांदगरे खड़ा हुआ। यूसुफ, जाकर आराम करो, चाहे तो जजीरे की सैर करो, लेकिन यह बता दूं कि यहां से फरार का कोई रास्ता नहीं है। मैं भी फिलहाल फरार के मूड में नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। लेकिन मिस्टर जानगरे, अगर आदमी फरार होने का फैसला कर लेना तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, मगर मुझे यकीन है तुम ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे, उसने कहा और कमरे में चला गया। मैं जरा आगे जाकर जजीरे का जायजा लेने लगा। डेविक का यह महल यकीनन जजीरे के सबसे बुलंद हिस्से पर था। इसी वजह से यहां से पूरे जजीरे का मुआयना किया जा सकता था। सामने और बाएं तरफ घना जंगल था जिसके पार रतीले साहिल की चमक नजर आ रही थी। दाएं जानब निस्बतन ऊंची सतह थी और समंदर यहां से खासा दूर नजर आता था। अब कब मैं देख नहीं सकता था। मैंने कमरे की खिड़की से सिर्फ एक झलक देखी थी। इस तरफ ज्यादा खुश्क झाड़ियां थीं। मुझे नहीं मालूम कि जजीरे की चैटी किस तरफ थी, लेकिन इसकी मौजूदगी यकीनी थी। सर यूसुफ अली खान, अकब से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक एशियाई नकूश का हामिल शख्स खड़ा था। वो शायद बर्मी या नेपाली था। मेरे साथ आए जनाब, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। वो नस्ली किस्म की इंग्लिश बोल रहा था। सीढ़ियों से उतरकर हम एक खुले लान की तरफ आए। एक तरफ से सीढ़ियां इमारत के अंदर की तरफ भी जा रही थीं, मगर मुलाजिम मुझे बाहर की तरफ से इस वसी अरीज महल के एक हिस्से में लाया। मैंने रास्ते में कई मुलाजिम देखे जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। एक मुलाजिम ड्राइवे में खिड़की खुली जीप की सफाई कर रहा था। वहां एक शानदार लैंड क्रूजर भी खड़ी थी। इस किस्म की गाड़ियां उमराज सफारी के मुहम्मात में इस्तेमाल करते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ, इतने से जजीरे पर इस किस्म की गाड़ी की क्या जरूरत है। मेहमान खाना महल के मुताबिक ही था। मुलाजिम ने मुझे एक लग्जरी किस्म के सूट में पहुंचाया जिसमें 2 बेडरूम्स और एक पुरआसाइश नशिस्त का थी। यह पूरा स्वीट बेहतरीन फर्नीचर और सामान से मुज़य्यन था। मास्टर बेडरूम में बड़ी सी वार्डरोब थी। अटैच बाथ शाहाना किस्म का था। इसमें आम गुस्ल से लेकर तुर्किश बाथ तक तमाम सहूलियात मुयस्सर थीं। टेविक ने इस महल की तामीर और यहाँ आसाइशें मुहैया करने पर न जाने कितनी दौलत सर्व की थी। ये सब इस बर्रे आज़म में हो रहा था जिसमें लाखों अफराद हर साल भूख से मर जाते हैं। इसके एक मुल्क में मुट्ठी भर अफराद सारे बर्रे आज़म की बाकी दौलत पर काबिज थे। मैं जजीरे पर घूमना चाहता हूँ, मैंने उस मुलाजिम से कहा। सर, अगर आप घोड़ा चाहते हैं तो वो भी, वरना यहाँ पर सैर करने के लिए खास किस्म के कार्ट हैं। एक रहनुमा भी आपके साथ जाएगा। शुक्रिया, मुझे किसी रहनुमा की जरूरत नहीं है। तुम कार्ट दिखाओ। कार्ट खास किस्म की छोटी गाड़ियों को कहते हैं जो खास इलाकों में चलने के लिए बनाई जाती है, जैसे गोल्फ कोर्स में चलने वाली चौड़े पहियों वाली खुली गाड़ी या सहरा में सफर करने के लिए 4 व्हील टाइप। मुलाजिम, जिसका नाम नुरंगा था, मुझे ड्राइवे से मुत्तसिल शेड तक ले गया जहां कई 4 पहियों वाली मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। इन्हें खास तौर से नाहमवार रास्तों पर सफर करने के लिए बनाया गया था। मुझे इन्हें चलाने का तजर्बा था। मैंने एक कार्ट स्टार्ट की और इसे घुमाकर शेड से बाहर ले आया। नुरंगा ने जो बर्मी था मुझे एक कार्ड दिया। आप इसे दिखाकर बाहर जा सकते हैं और वापसी पर भी आपको यह कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कार्ड ना दिखाऊं, मैंने पूछा, तब आपको गार्ड्स अंदर आने नहीं देंगे जब तक आप किसी का हवाला न दें और वो आकर आपकी तस्दीक न करते। नुरंगा ने खबरदार किया था। यह प्लास्टिक का गहरे नीले रंग का कार्ड था जिसके वस्त में जर्द सूरज नुमा दायरा बना था।